माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों, आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 3 में बच्चों भाग 2 में हमने कुछ गृह कार्य दिया था जो इस प्रकार है। सदिश ए व बी के परिमाण क्रमशः 4 मात्रक व 3 मात्रक हैं तथा इनके बीच कोण 60 डिग्री है। ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण व दिशा। सेकंड में हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण व दिशा। तो हमें इसका सबसे पहले हमें निकालना है किसका परिमाण और दिशा निकालनी है, इसका परिमाण और दिशा निकालनी है। जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए का मान दिया गया है और वेक्टर बी का मान दिया गया है। तो हम कैसे लगा सकते हैं, ए प्लस बी। हमें इसके लिए इसका क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सदिश नियम के अनुसार। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का मान हमारे पास है, थीटा क्या है 60, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाता है 1/2। जब आप यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, √37 मात्रक। जब बात करते हैं इसकी दिशा की, दिशा कैसे निकालते हैं, 10 से निकालते हैं। 10 अल्फा हमने यहाँ लिया हुआ है। अगर दोनों के बीच में क्या कोण बना है, अल्फा हमने माना है कि क्या एंगल बना है, अल्फा। अगर इससे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो साइन बी का मान 3 है और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये मान जब सब रख देंगे, वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलता है बाद में आके 25.3 डिग्री। अगर हम बात करें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला प्लस में था वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। कॉस थीटा का मान हमें दिया है कॉस 60 है, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, रखेंगे मान सारा, तो हमें क्या मिल जाता है, √13 मात्रक मिल जाता है। अब इसकी दिशा की, ये तो परिमाण हुआ, अगर दिशा निकालेंगे तो सेम ऐसे इसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, बस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, क्योंकि क्या है घटा माइनस निकालना, माइनस का हो जाएगा क्योंकि बी वेक्टर कैसा है, माइनस। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा = tan इनवर्स 1.04 या 46.1 डिग्री। प्रश्न नंबर ये देख लेते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 7i कैप प्लस 24j कैप हो तो वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण b के बराबर तथा वेक्टर a के समांतर हो। हमें क्या करना है, हमें वो वेक्टर निकालना है, वो सदिश निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो और वो समांतर किसके हो, दिशा किसकी तरफ हो, इसके समांतर हो, वेक्टर a के। तो हम कैसे निकालेंगे, b के बराबर परिमाण, तो हमें b का परिमाण चाहिए। b का परिमाण हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जब निकाला तो हमें क्या मिला, क्योंकि हमारे पास क्या है, x का मान है, y का मान है, हमने यहाँ पर रखकर फॉर्मूले में रखकर हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें दिशा की, ये तो मैग्नीट्यूड मिला, परिमाण मिला हमें b का। जब हम दिशा a की दिशा निकालेंगे, a की दिशा के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू रखा, मान रखा, तो हमें क्या मिल जाता है, ये हमारे पास मान आ जाता है। हमें क्या चाहिए, कैसा सदिश चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड, जो परिमाण हो b के बराबर हो और दिशा किसके बराबर हो, a के समांतर हो। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल गया, दिशा हमारे पास है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 15i कैप प्लस 20j कैप। ये हमारे पास उस वेक्टर का मान आ जाता है, वो वेक्टर आ जाता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन पर, सदिशों a बराबर 5i कैप प्लस 12j कैप तथा b वेक्टर बराबर है 12i कैप प्लस 5j कैप। इकाई है, ये हमें दिया गया है, b बराबर दिया है और a बराबर दिया है। तब सिद्ध कीजिए वेक्टर a तथा वेक्टर b असमान सदिश हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि ये असमान सदिश है। असमान सदिश के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं, या तो मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए या दिशा अलग होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ देखेंगे, अगर इन दोनों से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो बराबर आएगा। तो हम क्या करें, हम दिशा चेक कर लेते हैं। दिशा जब चेक करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि a के साथ जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल थीटा होगा, θ1 है। तो हम जब tan θ1 लगाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 12/5 आ जाती है। अगर हम b के साथ देखें, y एक्स से जो कोण बनेगा क्या बनेगा, θ2 मान लिया एंगल, तो tan θ2 बराबर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 5/12 आ जाती है। दोनों एंगल कैसे हैं, tan θ1 इज नॉट इक्वल टू tan θ2। इसका मतलब दोनों एंगल बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असमान सदिश। यहाँ पर
क्या है कि दिशाएं समान नहीं है, मैग्नीट्यूड समान है लेकिन दिशाएं समान नहीं है, तो इसका मतलब ये असमान सदिश है। अगर अब हमें क्या करना है, तथा क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण व दिशा। अब इसका परिमाण निकालना है, परिमाण हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को वैल्यू रखी, वेक्टर ए की वैल्यू रखी, वेक्टर बी की वैल्यू रखी, इसको घटा के जो मान आया, ये मान आया, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, जो x का मान है, x की, ये x है, ये y है, तो इनका स्क्वायर करते हैं और इसको अंडर रूट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना मान आता है, 7√2 मात्रक आता है। प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति क्षैतिज सड़क पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व की ओर जा रहा है। यदि वर्षा की बूंदें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने लगे तो हमें क्या निकालना है, मनुष्य के सापेक्ष वर्षा के वेग का परिमाण तथा दिशा क्या होगी। हमें मनुष्य के सापेक्ष वर्षा की परिमाण निकालना है और दिशा निकालनी है। तो वर्षा कैसे हो रही है, ऊर्ध्वाधर हो रही है, और मनुष्य कैसे चल रहा है, ऐसे। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम सदिश नियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब लगाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेन का मनुष्य के सापेक्ष, तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला हो जाता है, वी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि हमने क्या माना था, जो व्यक्ति का वेग है, व्यक्ति का वेग हमने क्या माना, v बराबर, हमने मान लिया कि v बराबर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वर्षा का वेग हमने किससे माना, u से माना। u बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे, वो पूर्व की ओर जा रहा है और वर्षा नीचे की ओर आ रही है। तो व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग क्या है, जो हम सापेक्ष की बात करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है और जिसके सापेक्ष निकालना है, जिसका निकालना है वो पहले आता है और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हम माइनस करते हैं। तो u माइनस वी किया, यहाँ किया, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसमें क्या लगा देते हैं, सदिश का नियम लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। क्यों आया ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कॉस थीटा वाली जो टर्म है वो 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों कैसे बना रहे हैं, आपस में 90 का कोण बना रहे हैं। तो कॉस थीटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, वी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 125। अब अगर हम करें तो ये तो स्क्वायर में था, अगर इसको अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया वर्षा का, जो वेलोसिटी उसकी चले, जिस वेलोसिटी से वो चल रही होगी, गिर रही होगी। अगर हम बात करें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जब वो मनुष्य चलेगा और वर्षा गिरेगी तो वो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन क्या होगी उसके वेग की, वर्षा की जो वेग होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एंगल की बात करते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, v/u हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब पुटअप करोगे तो आपके पास 2 आ जाता है, या थीटा बराबर क्या आ जाता है, tan इनवर्स 2 आ जाएगा। तो इसको हम बता सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अतः व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग तो ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 2 कोण पर पश्चिम की ओर है। बच्चों, भाग 3 में हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण, समतल में एक समान त्वरित गति, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। क्या होता है, हमने भाग 1 में जब वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि स्थिति सदिश क्या होता है, वेग सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो जरा सा देख लेते हैं, स्थिति सदिश में हमने क्या पढ़ा था, जो फॉर्मूला आता है क्या था स्थिति सदिश में, वो ऐसा कोई पॉइंट जो यह बताता है कि मूल बिंदु से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु मूल बिंदु से, निर्देशांक निकाय के जो मूल बिंदु से वो कितनी दूर है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस से वो कितनी दूर है। तो हमें यह बताता था, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये आती है। अगर हम बात करें विस्थापन की, विस्थापन सदिश क्या बताता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी निर्देशांक निकाय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाता है तो वो किस डायरेक्शन में विस्थापित हुआ है। तो विस्थापन सदिश हमें उसके बारे में बताता है। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती थी वो हमारे पास क्या बनती थी, डेल्टा आर बराबर ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे हम निकालते थे। अगर बात करते हैं वेग सदिश की, वेग सदिश का क्या होता है, विस्थापन का समय परिवर्तन दर को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन किसमें जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है उसको हम बोलते हैं वेग सदिश। वेग सदिश को कैसे निकालते हैं कि डेल्टा आर को हम किससे डिवाइड कर दें, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। डेल्टा आर को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर ये वाली टर्म यहाँ से उठा ले,
डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी करते हैं तो डेल्टा एक्स को अगर खोलोगे तो कैसे खुलता है, डेल्टा एक्स आई, हमने मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन में खोल दिया, डेल्टा एक्स आई कैप और प्लस डेल्टा वाई जे कैप ओवर डेल्टा टी। अब इसको अलग अलग टर्म को कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगा। अगर बात करें ताक्षणिक वेग की, वो तो था बच्चों औसत वेग। अगर हम बात करें ताक्षणिक, ताक्षणिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग में होता क्या है, जो डेल्टा होता है मतलब डेल्टा डी में चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है कि औसत का मतलब पूरे जितने उस टाइम में वो जितना उसकी वेलोसिटी थी, जितना उसका वेग था। लेकिन इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका क्या वेग है, उस पर्टिकुलर टाइम पर देखने के लिए, उस क्षण पर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टाइम की जो लिमिट है, हम टाइम को लिमिट लगा के एक टेंस टू 0 कर देते हैं कि मतलब टाइम बहुत छोटा है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास औसत वेग से निकल के आया था, हमारे पास औसत वेग ये था डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो हमने क्या किया, इसमें लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाई, डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब टाइम बहुत छोटा है। जब ये लिमिट लगाते हैं तो ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है। डी में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, डी आर ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, डी आर की वैल्यू रख देंगे। डी आर को जब रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर अभी यहाँ पर डेल्टा ही फॉर्म में रखा तो ये डेल्टा की फॉर्म में, इसको अगर हम डायरेक्ट आर की फॉर्म में रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर डी टी जे कैप। तो हमें क्या मिला इस बार, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये हमारा ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये हमें अंडर रूट बता देता है, इसका परिमाण बताता है इस फॉर्मूले से कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अगर हमें इसे डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल बना रहा है, जब ये एंगल बनता है तो क्या करते हैं, टेन थीटा, सपोज करो वो अगर एंगल थीटा बना रहा है तो थीटा क्या होगा, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट कर देते हैं। जब किया तो हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। बात करते हैं त्वरण सदिश की। त्वरण सदिश क्या होता है कि उसके वेग में, किसी कण के जो वेग में टाइम के साथ जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं त्वरण सदिश। इसको किससे दिखाते हैं, अगर हम औसत की बात करें तो औसत कैसे दिखाते हैं, हमारे पास जो वेग था, औसत वेग क्या था, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास ये था, हमारे पास वेग होता है डेल्टा वी। अगर हम डेल्टा वी को किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा टी से, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। मतलब जो वेग होता है, औसत वेग को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण सदिश मिल जाता है। तो हमने क्या ये किया, अब क्या करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू रख दी, क्या होती है, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी, इसको अलग अलग किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, ये ए एक्स हो जाता है और ये ए वाई हो जाता है। इसको लिख लिया, ये एक्स डायरेक्शन में होगा और ये वाई डायरेक्शन में होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि ए एक्स बराबर क्या लिखा गया है, डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी, और ए वाई क्या लिखा गया है, डेल्टा वी वाई ओवर डेल्टा टी। जैसा कि हमने अभी देखा था ताक्षणिक वेग, ऐसे ही ताक्षणिक त्वरण भी होता है। ताक्षणिक त्वरण से मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मतलब एक किसी भी क्षण हम किसी जो कण है, जो पार्टिकल है, जो पिंड है, वो उस पॉइंट पर, उस टाइम पर उसका एक्सीलरेशन क्या है, उसका त्वरण क्या है। तो हमने जैसे वेग में किया था, वेग में क्या किया था, हमारा जो औसत वैल्यू थी उसके साथ हमने कंडीशन लगा दी थी टाइम के साथ कि डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब टाइम इतना छोटा है कि वो 0 के लमसम बराबर है, ना 0 है ना 0 बिल्कुल मतलब ना बड़ा है, तो वो लमसम 0 का मतलब क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाया। जैसा ही हमने औसत एक्सीलरेशन में, त्वरण में हमने डेल्टा टी 0 लगाते हैं, वैसे ही ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हुआ, डी वी ओवर डी टी, वी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप हमने यहाँ रखा। अगर हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी वी एक्स ओवर डी टी आई कैप, डी वी वाई ओवर डी टी जे कैप। ये क्या है, एक्सीलरेशन, ए एक्स, ये क्या है, ए वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए बराबर, ए का मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर हमें डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, तो क्या, अगर हम माने कि जो वो त्वरण है वो
एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट हमारे पास ए वाई है और एक्स कंपोनेंट हमारे पास ए एक्स है। डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। बच्चों ये हम पढ़ रहे थे त्वरण सदिश, वेग सदिश और ताक्षणिक सदिश। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं अपने अध्याय से। हमारा जो अध्याय का नाम है वो क्या है, एक समतल में गति। एक समतल में गति के जो दो उदाहरण हैं वो है प्रक्षेप्य गति और एक वृत्तीय गति। प्रक्षेप्य गति में होता क्या है बच्चों, जब कोई, जिसमें टू डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। टू डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दो डायरेक्शन में अलग अलग तरह की गति करती है तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति। मतलब दो एक विमीय गति को अगर सुपर इम्पोज कर दें तो हमें क्या मिलता है, द्विविमीय गति मिलती है। या हम ये समझना चाहें कि ये कब कंडीशन, ये कब पॉसिबल होगी, ये जब हमें प्रक्षेप्य गति मिलती है तो ये कब पॉसिबल होती है, जब कोई वस्तु एक जो उसका वेग होता है, जो उसका त्वरण होता है, उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी से उसकी जो दिशा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उससे भिन्न होगी, वो अलग उसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करें एक विमीय गति की, एक विमीय गति में होता है कि जो डायरेक्शन प्रारंभिक वेग की है वही डायरेक्शन क्या होती है, एक्सीलरेशन की भी होती है, तो उसको एक विमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति तभी पॉसिबल होगी जब क्या होगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन प्रारंभिक वेग की डायरेक्शन से अलग होगी। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि एंगल क्या होना चाहिए। अगर एंगल 0 हो गया तब भी क्या होगा, एक विमीय गति होगी। अगर एंगल 90 हो गया तब भी क्या होगी, एक विमीय गति होगी। इसका मतलब द्विविमीय गति अगर हमें चाहिए तो हमें क्या क्या देखना होता है कि एंगल 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। इससे क्या होता है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो प्रारंभिक वेलोसिटी से जब उसको हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं किसी भी पिंड को, तो वो क्या करता है, दो पार्ट्स में वियोजित हो जाता है। जो वेक्टर है, जो हमारा वेग वेक्टर है, वेग सदिश है, वो हमारा दो पार्ट में वियोजित हो जाता है, Vx और Vy कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, जिससे उसको दो टाइप की गति मिलती है, एक एक्स एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, जिसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डायरेक्शन। तो अब इसी को देखने के लिए कि ये जो गतियां होती हैं, ये दो तरह की और दोनों डिफरेंट गतियां कैसे होती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि समतल में एक समान त्वरित गति, कि समतल में कोई जो एक्सीलरेशन है वो एक समान है। तो कैसे समझेंगे, हमने क्या किया, कोई वस्तु ली, एक्स वाई प्लेन मिली, क्योंकि हम क्या करते हैं, द्विविमीय गति के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक निर्देशांक निकाय चाहिए होता है। निर्देशांक निकाय द्विविमीय गति है तो हम टू डायमेंशन प्लेन से हम देख सकते हैं। टू डायमेंशन प्लेन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो हमने क्या लिया, एक्स वाई प्लेन लिया है। एक्स वाई प्लेन से हमने क्या किया, वो जो उसका जो त्वरण है, जो वस्तु गति कर रही है उसका त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके क्या माना है, उसको ए माना है। माना t 0 टाइम पर, जब टाइम 0 था तो उसकी जो स्थिति वेक्टर था, जब 0 है टाइम, तो उसका स्थिति वेक्टर हमने मान लिया कि r0 है, उसको r0 मान लिया और उसका प्रारंभिक वेग मान लिया हमने u। अगर हमने कहा t सेकेंड बाद, कुछ टाइम बाद उसका जो स्थिति पोजीशन होगा, स्थिति सदिश होगा, वो क्या हो जाता है, r हो जाता है, तथा वेग क्या हो जाता है, v वेक्टर हो जाता है। तो हम उस टाइम में जो एक्सीलरेशन होगा, औसत त्वरण होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है औसत त्वरण कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, प्रारंभिक और बाद में। तो क्या हुआ, v माइनस यू, v वेक्टर माइनस यू है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, बटे टाइम। टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से t तक चेंज हो रहा है। इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अगर हम बात करें कि जो गति की पहली इक्वेशन होती है, क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी होती है। गति की समीकरण हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी। अगर हम ये क्या होगा, जो वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है, तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। हमने बताया ही था, जब भी कोई प्रक्षेप्य गति होगी तो वो किसमें, जब वो टू डायमेंशन होगी तो उसकी जो वेलोसिटी प्रारंभिक वेग होगा वो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो इसको एक्स डायरेक्शन में लिख लेते हैं और इसी को वाई डायरेक्शन में भी लिख लेते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और अगर वाई डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या होगा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी।
अब हमारा क्या होगा, हम क्या देखना चाहते हैं, 0 से t सेकंड के समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन क्या है, इतने से इतने टाइम में उसका विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ, कितना, तो हम किससे निकालते हैं, वस्तु का विस्थापन r माइनस आर जीरो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यहां से यहां पहुंचा तो r माइनस आर जीरो। अगर हम उसका औसत वेग देखना चाहते हैं, औसत वेग हम कहाँ से देखते हैं, औसत का मतलब होता है अगर हमारे पास 2 वैल्यू दी हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 वैल्यू दी होती हैं तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, 2, इनिशियल और फाइनल, u प्लस वी बटे 2 हमने यहाँ कर दिया। अगर हम क्या करना चाहें, यह फॉर्मूला लगाना चाहें, क्या, विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल, हमने यह फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आ जाता है, यह फॉर्म आ जाती है, r वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर बराबर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट वेक्टर u प्लस वेक्टर v बटे 2 और t माइनस 0। ये तो खत्म भी हो सकता है, बचा t क्योंकि 0 है। अगर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम इसको क्या, ये चीज हमें मिल जाती है, ये इसको हम, ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि जो गति की द्वितीय समीकरण है, दूसरी सेकेंड इक्वेशन है, उसको ये शो करती है। इसको अब हम क्या करेंगे, हमें ये पोजीशन वेक्टर मिला है, इसमें ना तो x एक्सिस बताई गई है ना इसमें y एक्सिस, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में, क्योंकि ये केवल उसकी स्थिति बता रहा है प्लेन में। प्लेन में हमारा कैसी मोशन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें क्या होगा, x एक्सिस में ब्रेक करेंगे तो ये आ जाता है और y एक्सिस में ब्रेक करते हैं तो ये आ जाता है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पर या एक गति दूसरे गति पर डिपेंड नहीं करती है। जो वो x एक्सिस में बनाएगी, जब कोई पिंड को थ्रो करेंगे एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, तो उसका जो त्वरण समान होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो इसकी गतियां होती हैं, 2 गतियां मिलती हैं, वो दोनों गतियां आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती है। बच्चों, प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो उस गति को, जो गति करता है पिंड, उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और वो गति करते समय जो वो पथ कवर करता है, पथ पर चलता है, उस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। प्रक्षेप्य, जिसको फेंकते हैं उसको प्रक्षेप्य कहते हैं, जिस बिंदु से फेंका जाता है उसको प्रक्षेप्य बिंदु कहते हैं, जिस वेग से फेंका जाता है उसको प्रक्षेप्य वेग कहते हैं, और जिस एंगल से फेंका जाता है, जिस कोण से फेंका जाता है उसको प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। जब इसको फेंका जाता है, जब ये गति करता है तो इसमें 2 तरह की सरल 1 डायमेंशनल मोशन होती है, जिसको दोनों जो दिशा में गति होती है, जो वो दोनों गतियां आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। बच्चों, अगर हम इसको देखना चाहें कि हम जो प्रक्षेप्य जब गति करता है तो वो जो पाथ कवर करता है उस पाथ को पैराबोलिक पाथ कवर करता है, तो वो कैसे पैराबोलिक पाथ कवर करता है उसको देखने के लिए इसके द्वारा समझते हैं। अगर किसी पिंड को हमने किसी प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं, किसी प्रारंभिक वेग से u से फेंकते हैं, मूल बिंदु से फेंकते हैं, तो वो कितने एंगल थीटा पर फेंका, एंगल थीटा पर प्रारंभिक वेग से मूल बिंदु से फेंकते हैं तो वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, जिसको बोलते हैं, अगर ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन, तो ux और uy में ब्रेक हो जाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा, क्षैतिज दिशा में बात करते हैं कि उसमें एक्सीलरेशन 0 होता है। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो उसमें एक एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। अगर हम क्षैतिज की बात करें तो क्या होगा, क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, ux बराबर क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा, और जो अगर इसमें त्वरण की बात करें तो क्या होगा, u ax बराबर 0। अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग है uy बराबर साइन थीटा, और त्वरण कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने uy को साइन थीटा प्लस लिया, इसको अगर हम प्लस लेते हैं तो ये क्या है, माइनस है, तो g क्या है, ay बराबर क्या है, माइनस g। अब हम बात करते हैं कि इसने पैराबोलिक पाथ कैसे कवर किया। अगर हमने कहा कि किसी टाइम t पर कोई बिंदु a ले लिया, जिस पर क्या है, उसके जो निर्देशांक निकाय हैं वो क्या है, एक्स वाई, कि x डायरेक्शन में उसकी जो वेग होगा वो क्या होगा, ux होगा, और y डायरेक्शन में वो क्या होगा, vy होगा, uy होगा। अगर हम बात करें माना t समय पर प्रक्षेपी बिंदु क्या है, axy पर पहुंच जाता है, तो क्षैतिज का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, x, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना विस्थापन होगा, y। अगर मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु पर क्या होगा, x 0 बराबर 0, y 0 बराबर 0। अगर हम बात करें समतल में, जो हमने अभी 2 इक्वेशन निकाली थी जब तुरंत समान गति से था,
तो हमने क्या इक्वेशन निकाली थी कि इस टाइप से कुछ इक्वेशन निकाली थी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर x0 प्लस uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। इसमें हम इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। x0 0 है, ux की वैल्यू क्या है u cos थीटा, इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, x बराबर आ जाता है u cos थीटा t। अगर हम t की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, x बटे u cos थीटा। ऐसे हम y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हमें जो दिया है ये तीन चीजों का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू हमें मिल जाता है u साइन थीटा इंटू एक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बटे यू को मिलता क्या है, ये जो मान है ये हमने मान टी स्क्वायर का टी का रखा है। कैसे, जो y का मान हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर हमने y की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है, y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है, जो टी है, टी की जगह हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो फाइनल वैल्यू इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बटे ब्रैकेट 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या दिखाती है, ये समीकरण किसके समान है, अगर हम बात करें y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, ये इसके समान है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, जो वो गति करता है, जो पिंड गति करता है, प्रक्षेपक गति करता है, उसकी जो पाथ होता है वो पाथ कैसा लेता है, पैराबोलिक पाथ होता है। बच्चों अगर बात करें हम कि वो गति करेगा तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ चीजें आती हैं। जैसे सपोज करो तीन चीजें मेन चीजें होती हैं, मेन टर्म्स होती हैं जिसको हम बात करें, उड़्यन काल, मैक्सिमम हाइट और तीसरा होता है परास। जो उड़्यन काल का मतलब होता है, उड़्यन काल में हम ऊर्ध्वाधर दिशा में देखते हैं कि पिंड जितनी देर हवा में रहता है, उस जितना टाइम वो हवा में रहता है उस टाइम को कहते हैं उड़्यन काल। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें क्षैतिज परास में क्या होता है कि वो क्षैतिज डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी दूरी कवर करता है उसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। इसको आर से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। यह है प्रक्षेपक की अधिकतम ऊंचाई। जब कोई पिंड को थ्रो करते हैं, वो जितना मैक्सिमम हाइट तक, क्षैतिज से जितना मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है, उस हाइट को, उस ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसको h से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिंड यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस क्षैतिज डायरेक्शन में कवर की यह r है। जितना उसने यहाँ से पहुंचने में यहाँ टाइम लिया वो टाइम उड़्यन काल है, और जितना वो मैक्सिमम हाइट उसने ली वो मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई होती है। बच्चों इन तीनों बिंदुओं के जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ये जैसे अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई है, इनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनके जो सूत्र होते हैं उसको हम आपको भाग 4 में बताएंगे। बच्चों पैराबोलिक पाथ के लिए, जब कोई पिंड पैराबोलिक पाथ लेता है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो उसका त्वरण है वो अचर रहता है। अगर उसकी जो दिशा होती है वो दिशा वेग से भिन्न होनी चाहिए, तभी वो क्या लेगा, पैराबोलिक पाथ लेता है। अगर एक और बात है कि अगर वो ज़्यादा ऊंचाई तक हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, जी का मान बदल जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्या होता है कि अगर परास ज़्यादा हो जाता है, परास ज़्यादा होने से क्या होगा, जी की दिशा बदल जाती है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। अगर जो तीसरा है कि अगर उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो प्रक्षेप्य है उसको बहुत तीव्र गति से, तीव्र वेग से फेंका जाता है, तो जो उसमें हमने वायु का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस है वो हम नगण्य मान के चलते हैं, तो वो आ जाता है, वो नगण्य नहीं रहता है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है, इसका ध्यान रखा जाता है प्रक्षेप्य गति में। बच्चों ये आज प्रक्षेप्य गति के बारे में तो समझाया था। इसका जो एक और केस होता है, अगर हम इसको, ये तो था कि धरातल से धरातल पर अगर किसी पिंड को फेंकें, अगर हम किसी ऊंची मीनार से फेंकते हैं तब क्या कंडीशंस आती हैं, तब उसके बारे में हम बच्चों आपको भाग 4 में बताएंगे। बच्चों यह भाग 3 से संबंधित गृह कार्य है जो आज पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड है। आप इसको देखेंगे और ट्राई करेंगे, जिसके बारे में हम भाग 4 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।